हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोग सभी को ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, कल की क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे आरआरबी ग्रुप डी 2026 एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में कि कौन कौन सी टॉपिक से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कल की क्लास में हम लोग बात किए थे कि मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है, रीजनिंग से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाता है और सीए और जीए से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। कुल मिलाकर 100 क्वेश्चन पूछा जाता है और 90 मिनट का समय दिया होता है एग्ज़ाम में। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जैसे कि मैथ हो गया, तो मैथ में से हम लोग को कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि ज़्यादा स्कोर कर पाएँ। रीजनिंग से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, जनरल साइंस से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, सीए और जीए से कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है ताकि अच्छा स्कोर कर पाएँ। कल की क्लास नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट्स, और बायोलॉजी सब्जेक्ट्स में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज कवर करते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। सबसे पहले हम लोग थ्योरी समझेंगे एग्ज़ाम पैटर्न पर कि कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, किस पैटर्न पर पूछा जाता है। लास्ट में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी कवर करेंगे। यदि आप इस क्लास को अच्छी तरह से देख लेते हैं तो इस टॉपिक से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम का डिफिनेशन क्या होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम हम लोग किसे कहते हैं। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो है ऐसा अंगों का समूह है जो परिसंचरण में सहायक होती है। तो इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कितने पार्ट होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का 4 पार्ट होती है। कौन कौन सा पार्ट होती है वहाँ पे दे देगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, तो इनमें से 3 दे दिया रहेगा और 1 नहीं दिया रहेगा। तो क्वेश्चन पूछेगा इनमें से सर्कुलेटरी सिस्टम का कौन सा पार्ट नहीं है, तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट है वह ह्यूमन ब्लड है, जिसे हम लोग बोलते हैं मानव रक्त। नेक्स्ट जो है वह ह्यूमन हार्ट है, जिसे बोलते हैं मानव हृदय। नेक्स्ट है ब्लड वेसल्स, जिसे बोलते हैं रक्त वाहिकाएँ। नेक्स्ट है लिम्फ। तो सर्कुलेटरी सिस्टम का कितने पार्ट होती है, तो 4 पार्ट होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सर्कुलेटरी सिस्टम के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी कि परिसंचरण तंत्र के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंजियोलॉजी कहते हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यह रिपीट होती है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है फादर ऑफ एंजियोलॉजी, यानी एंजियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि एंजियोलॉजी का पिता किसे कहा जाता है, तो विलियम हार्वे को कहा जाता है। इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, गारंटी के साथ कहता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परिसंचरण तंत्र का जो वर्णन किया था वह किसने वर्णन किया था, तो विलियम हार्वे ने किया था। लेकिन कब किया था ये भी तो क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1628 में किया था। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं परिसंचरण तंत्र जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, इस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह कितने प्रकार की होती है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह 2 प्रकार की होती है। हम लोग जानते हैं क्योंकि हम लोग पिछले साल से तैयारी, आप लोग कई दोस्त होंगे कि 1 साल से तैयारी करते होंगे, 2 साल से तैयारी करते होंगे, और जो नहीं तैयारी करते होंगे, जो पहली बार मेरे साथ जुड़े होंगे, वो अभी समझ जाएंगे। तो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह 2 प्रकार की एक होती है। पहली जो एक होती है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरी होती है क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वो क्या होती है। तो जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त पतली नलिकाओं के माध्यम से नहीं बहता है उसे ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ध्यान से समझिएगा कि जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त जो होती है वह पतली
नलिकाओं के माध्यम से नहीं गुजरता है उसे हम लोग ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। तो क्या क्वेश्चन यही डिफिनेशन पूछा जाता है? तो नहीं, डिफिनेशन नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, चलिए अब हम बताते हैं। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है कि रक्त यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह किस में उपस्थित होती है, खुला परिसंचरण किस में उपस्थित होता है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं उन सभी में कैसा परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? तो खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि जीव जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सी है? तो जीव जगत का सबसे बड़ा संघ जो है वह आर्थ्रोपोडा है। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्थ्रोपोडा का जो जीव होती है उसमें बाह्य कंकाल जो होती है वह किसकी बनी होती है? तो आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत जितनी भी जीव पाई जाती है वह उसका बाहरी कंकाल जो होती है वह काइटिन से बनी होती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्थ्रोपोडा का बाह्य कंकाल जो होती है वह किसकी बनी होती है? तो काइटिन से बनी होती है। अब आर्थ्रोपोडा का श्रेणी में कौन कौन सी आती है, यानी कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत कौन कौन सी आती है? जैसे कि तितली हो गया, कॉकरोच हो गया, कीट पतंग हो गया, मक्खी हो गया, मधुमक्खी हो गया। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि तितली में कैसा सर्कुलेटरी सिस्टम होती है? तितली में बंद सर्कुलेटरी सिस्टम होती है कि खुला सर्कुलेटरी सिस्टम होती है? तो अभी हम लोग क्या डिस्कस किए कि आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाली जीव का जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो होती है वह खुला परिसंचरण तंत्र होती है, यानी कि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होती है। तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि तितली, कॉकरोच, कीट पतंग, मक्खी, मधुमक्खी में कौन सा परिसंचरण तंत्र होती है? तो खुला परिसंचरण तंत्र होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मोलस्का जो है, तो मोलस्का के अंतर्गत जितनी भी जीव आती है उसमें कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो मोलस्का के अंतर्गत आने वाला जीव में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन यही पैटर्न पर आती है। आप लोग जानते होंगे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑक्टोपस, ठीक है, ऑक्टोपस में कौन सी परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है कि बंद परिसंचरण तंत्र पाई जाती है? तो ऑक्टोपस में खुला परिसंचरण तंत्र पाई जाती है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे हैं तो कॉपी पेन लेके बैठ जाइएगा, और यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं पीडीएफ डाल दूंगा। अगला जो है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सर्कुलेटरी सिस्टम का कितने भाग होते हैं? तो दो भाग होते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो अब हम लोग बात करेंगे क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त पतली नलिकाओं के माध्यम से बहता है उसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। तो जिस परिसंचरण तंत्र में रक्त जो होती है वह पतली नलिकाओं के माध्यम से बहती है उसी को हम लोग क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। जैसे कि मनुष्य, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मनुष्य में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो मनुष्य में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि केचुआ, ठीक है, केचुआ में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो केचुआ में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केचुआ में कौन सा सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है? तो बंद सर्कुलेटरी सिस्टम पाई जाती है। अब केचुआ से क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आप यहाँ पे देखिए, आप ये केचुआ का फोटो देख सकते हैं, ठीक है। केचुआ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि इसके रिलेटेड से, तो अब हम लोग यहाँ डिस्कस करते हैं।
केंचुआ जो होती है वह किसके अंतर्गत आती है? तो केंचुआ एनालिडा संघ के अंतर्गत आती है। यह क्वेश्चन को पूछा जाता है, बार बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और केंचुआ जो एनालिडा जो होती है वह जैसे केंचुआ, तो केंचुआ एनालिडा संघ के अंतर्गत आती है। अब एनालिडा जो है यह कैसा है? तो यह एक प्रकार की अकशेरुकी जीव है, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं कि केंचुआ को क्या कहा जाता है? तो केंचुआ को किसान का मित्र भी कहा जाता है, क्योंकि ये मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। एनालिडा समूह के जीव में केंचुआ आती है, जोंक आती है और ब्रश वर्म आती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ह्यूमन हार्ट के बारे में, ठीक है। ह्यूमन हार्ट, तो ह्यूमन हार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है ह्यूमन हार्ट से लेकर? क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव हृदय में कितना कोष्ठक होती है? मानव हृदय में कितना चैम्बर पाई जाती है? तो मानव हृदय में 4 चैम्बर पाई जाती है। कौन कौन सी पाई जाती है? तो राइट अट्रियम पाई जाती है, ठीक है, राइट अट्रियम, लेफ्ट अट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन यहाँ से पूछा क्या जाता है कि ह्यूमन हार्ट में कितना चैम्बर होती है? तो 4 चैम्बर होती है। अब हम लोग को क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि मछली का कितना चैम्बर होती है, मेढक का कितना चैम्बर होती है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट चैम्बर जो होती है, यानी कि सबसे लंबी और सबसे मजबूत कोष्ठक जो होती है ह्यूमन हार्ट का, वह कौन सी होती है? तो लेफ्ट वेंट्रिकल होती है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं विभिन्न जीवों में हृदय के कोष्ठक के बारे में, कि कौन सा जीव में कितना कोष्ठक पाई जाती है। तो अभी हम लोग बात किए थे मत्स्य वर्ग यानी कि फिश, ठीक है, मछली, ठीक है। तो मछली में यानी कितना कोष्ठक यानी कितना चैम्बर पाई जाती है? तो मत्स्य वर्ग में 2 कोष्ठक पाई जाती है, एक आलिन होता है और एक निलय होती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। जैसे कि शार्क मछली हो गया, डॉगफिश मछली हो गया, ये सब क्या होगी? तो मछली हो गया। मछली में पूछा जाएगा कि कितना कोष्ठक पाया जाता है? तो 2 कोष्ठक पाया जाता है, एक आलिन होता है और एक निलय होती है। अब हम लोग बात करते हैं उभयचर वर्ग, ठीक है। तो उभयचर वर्ग में कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो उभयचर वर्ग में 2 कोष्ठक नहीं पाई जाती है, उभयचर वर्ग में 3 कोष्ठक पाई जाती है। अभी हम लोग बात किए थे मत्स्य वर्ग में यानी मछली में कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो 2 कोष्ठक पाई जाती है, एक आलिन पाई जाती है और एक निलय पाई जाती है। और उभयचर वर्ग के में कौन कौन सी आती है? तो उभयचर वर्ग में आती है जैसे कि मेढक हो गया, हाइल हो गया। तो मेढक में कितना कोष्ठक यानी इसका जो चैम्बर होती है, कितना चैम्बर होती है? तो 3 चैम्बर होती है, ठीक है। इसमें 2 आलिन होती है और एक निलय होती है। तो इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है रेप्टाइल से, ठीक है, यानी कि सरीसृप से। तो सरीसृप वर्ग में यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जितना भी जीव आते हैं उनमें कितना कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से उभयचर वर्ग के अंतर्गत जितना जीव आते हैं उनमें कितना कोष्ठक पाए जाते हैं? तो 3 कोष्ठक पाए जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यानी कि मत्स्य वर्ग के अंतर्गत यानी कि मछली में जितनी आती है तो उसमें कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो 2 कोष्ठक पाई जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सरीसृप वर्ग में कितने कोष्ठक पाए जाते हैं, यानी कि सरीसृप वर्ग के अंतर्गत जितनी भी जीव आती है उसमें कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो 3 कोष्ठक पाई जाती है। सांप किसके अंतर्गत आती है? तो सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स के अंतर्गत आती है। छिपकली किसके अंतर्गत आती है? तो छिपकली भी इसी के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वह पूछा जाता है कि मगरमच्छ में कितना कोष्ठक होती है? तो मगरमच्छ में 4 कोष्ठक होती है। यह अपवाद है, ठीक है, यह रेप्टाइल्स नहीं है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है
पंछी यानी कि पक्षी वर्ग में कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछा जाता है। डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कबूतर में कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो कबूतर में 4 कोष्ठक पाई जाती है। तो कबूतर किसके अंतर्गत आता है? यानी कि पक्षी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो पक्षी वर्ग के अंतर्गत जितना भी आती है सभी में 4 कोष्ठक पाई जाती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है, यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं स्तनधारी वर्ग। ठीक है, तो स्तनधारी वर्ग में जितना भी प्राणी आती है उसमें कितना कोष्ठक पाई जाती है? तो उसमें भी 4 कोष्ठक पाई जाती है, यानी कि जो दूध पिलाती है। ठीक है, तो मनुष्य, ठीक है, तो मनुष्य में कितना कोष्ठक पाई जाती है? अभी हम लोग बात किए थे कि ह्यूमन हार्ट जो होती है, यानी कि मनुष्य में कितना चैम्बर पाई जाती है? तो 4 कोष्ठक पाई जाती है। अब हम लोग बात करते हैं गाय। तो गाय में भी 4 कोष्ठक पाई जाती है। व्हेल, चमगादड़ और डॉल्फिन, तो डॉल्फिन में भी 4 कोष्ठक पाई जाती है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं ब्लड की ओर। ठीक है, अब ब्लड से किस किस तक क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ब्लड के बारे में बात करेंगे कि ब्लड कितने प्रकार की होती है। ठीक है, ब्लड कितने प्रकार की होती है? अब ब्लड जो होती है सो क्या होती है? तो ब्लड एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड एक प्रकार की तरल संयोजी ऊतक है। अब हम लोग पढ़ेंगे ब्लड कितने प्रकार की होती है। तो ब्लड जो होती है वह 2 प्रकार की होती है कि 3 प्रकार की होती है, तो उसके बारे में समझेंगे। तो पहला जो ब्लड का प्रकार है वह है शुद्ध रक्त। ठीक है, शुद्ध रक्त। तो हम लोग वैसे भी जानते हैं कि ब्लड जो होती है, ब्लड का कितने प्रकार का होती है? तो ब्लड का 2 ही प्रकार होती है। एक कौन सा होती है? एक शुद्ध ब्लड होती है, एक अशुद्ध ब्लड होती है। ठीक है, तो शुद्ध ब्लड में क्या क्या होगा समझिएगा। शुद्ध ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा जो होगी वह अधिक होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह कम होती है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है या ज़्यादा होती है। तो शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह ज़्यादा होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह कम होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अशुद्ध रक्त। ठीक है, यानी कि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है वह अधिक होती है और ऑक्सीजन की मात्रा जो होती है वह कम होती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तब वह अशुद्ध रक्त बन जाती है। यदि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब वह शुद्ध रक्त बन जाती है। तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त का शुद्धिकरण जो होती है वह कहाँ पे होती है? यानी कि रक्त का शुद्धिकरण जो होती है वह कहाँ पे होती है? तो लंग्स में होती है, जिसे हम लोग हिंदी में फेफड़ा बोलते हैं। अब हम लोग समझेंगे रक्त वाहिकाएँ के बारे में। ठीक है, रक्त वाहिकाएँ जिसे बोला जाता है इंग्लिश में ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स क्या है, इसका परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। तो वे पतली नलिकाएँ जिनमें रक्त बहता है उन्हीं को हम लोग रक्त वाहिकाएँ कहते हैं। ठीक है, तो रक्त वाहिकाएँ किसे कहते हैं? जिनमें रक्त बहता है। अब रक्त वाहिकाएँ जो होती है वह कितना प्रकार की होती है? तो वह 3 प्रकार की होती है। नोट डाउन कर लीजिएगा कि रक्त वाहिकाएँ जो होती है कितना प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। अब कौन कौन सी होती है देखते हैं। पहला जो होती है वह धमनी होती है, दूसरा जो होती है वह सिराएँ होती है और तीसरा जो होती है वह रक्त केशिकाएँ होती है, ब्लड कैपिलरीज होती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब क्वेश्चन क्या क्या पूछा जाता है, जैसे कि अभी हम लोग बात किए कि रक्त वाहिकाएँ जो होती है वह 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 कौन सी होती है? तो धमनियाँ होती है। ठीक है, आर्टेरीज होती है। अब आर्टेरीज से क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है? तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि आर्टेरीज जो होती है वह हृदय से शरीर के अंगों की ओर रक्त को ले जाती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि शरीर के अंगों की ओर रक्त कौन ले जाती है? हार्ट से, यानी कि हृदय से। तो वह धमनियाँ ले जाती है। ठीक है, धमनी जो होती है वह हृदय से
शरीर के अंगों तक रक्त को पहुंचाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि धमनियाँ जो होती है वह कैसे रक्त को परिवहन करता है, कि शुद्ध रक्त को कि अशुद्ध रक्त को। तो धमनियाँ जो होती है वह हमेशा शुद्ध रक्त को ले जाती है। तो जो धमनियाँ ब्लड को ले जाती है उसका रंग कैसा होती है, तो उसका रंग जो होती है रक्त का लाल होती है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे बड़ा धमनी कौन सी है, तो सबसे बड़ा धमनी जो है वह महाधमनी है, जिसे अरोटा के नाम से जानते हैं। तो धमनी से क्वेश्चन इतना ही पूछा जाता है, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग देखते हैं सिराएँ से, ठीक है। अब सिराएँ से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, सिराएँ से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सिराएँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिराएँ जो रक्त को ले जाती है वह कहाँ से कहाँ ले जाती है, यानी कि इसका लोकेशन पूछ लिया जाती है। तो शरीर के अंग से हृदय की ओर रक्त को कौन ले जाता है, तो सिराएँ ले जाती है। क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि शरीर के अंग से हृदय की ओर रक्त लाने का काम कौन करती है, तो सिराएँ करती है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सिराएँ जो है वह कौन सा ब्लड को ले जाती है, यानी कि शुद्ध ब्लड को ले जाती है कि अशुद्ध ब्लड को ले जाती है। तो सिराएँ अशुद्ध ब्लड को ले जाती है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा कि सिराएँ अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन इससे पूछ सकता है कि सिराएँ जो होती है वह अशुद्ध रक्त को ले जाते हैं, तो इसका रंग जो होती है वह कैसा होती है, तो नीला रंग होती है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि धमनी जो ले जाती है शुद्ध रक्त, तो शुद्ध रक्त का रंग जो होती है वह लाल होती है और अशुद्ध रक्त का रंग जो होती है वह नीला होती है। अब हम लोग बात करेंगे कि सबसे बड़ा सिरा कौन सी होती है। तो सबसे बड़ा सिरा जो होती है महाशिरा होती है, जिसे बोला जाता है वेना कावा। यहाँ से क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि सबसे बड़ा सिरा कौन सी होती है, तो वेना कावा होती है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिरा जो महाशिरा है वेना कावा जो है उसका कितना भाग है। तो महाशिरा का दो भाग होती है, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा। तो क्वेश्चन यहाँ से ही पूछा जाता है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं रक्त केशिकाएँ की ओर, ठीक है। ब्लड कैपिलरीज जो है, यहाँ से क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त केशिकाएँ का कार्य क्या होती है। तो रक्त केशिकाएँ का कार्य होती है धमनियाँ और शिराओं का जोड़ना। तो धमनी और शिरा को कौन जोड़ती है, तो रक्त केशिकाएँ जोड़ती है, इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान जो होती है वह कहाँ पे होती है, तो रक्त केशिकाएँ में होती है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। यह क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान कहाँ पे होती है, तो ब्लड कैपिलरीज में होती है। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिश्रित रक्त यानी कि मिलावट रक्त किसमें पाया, यानी कि मिश्रित रक्त कहाँ पे पाई जाती है, तो रक्त केशिकाएँ में पाई जाती है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, तो क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, जैसे कि अभी हम लोग डिस्कस किए थे कि धमनी जो होती है वह कैसा ब्लड को ले जाती है, तो शुद्ध रक्त को ले जाती है। ठीक उसी प्रकार से अभी हम लोग डिस्कस किए थे सिरा जो होती है वह कैसा ब्लड को ले जाती है, तो सिरा अशुद्ध ब्लड को यानी कि अशुद्ध रक्त को ले जाती है। अगर धमनी के बाद कहीं फुफ्फुसीय धमनी जुड़ा, ठीक है, अगर धमनी के बाद यदि फुफ्फुसीय जुड़ जाती है उसके मतलब डायरेक्ट अपोजिट हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पलटा हो जाती है। अब क्या पलटा हो जाती है, तो डायरेक्ट चेंज हो जाती है। जैसे बात किए थे हम लोग धमनी जो होती है वह शुद्ध रक्त को ले जाती है, धमनी के आगे क्या जुट गया, फुफ्फुसीय जुट गया, तो फुफ्फुसीय जुट गया, इसके मतलब ये अशुद्ध रक्त को ले जाएगा। अभी हम लोग बात किए थे कि शुद्ध रक्त को कौन परिवहन करती है, तो अशुद्ध रक्त को, तो अशुद्ध रक्त को शिरा परिवहन करती है। लेकिन यदि शिरा के पहले
फुफ्फुसीय सिरा जुट जाए यानी कि फुफ्फुसीय सिरा लग जाए तो वह कौन सा रक्त ले जाएगी, तब वह शुद्ध रक्त को ले जाती है। इस बात को नोट डाउन कर लीजिएगा। तो दोस्तों आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी कमेंट कीजिएगा। और यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक जीके, जीएस, करेंट अफेयर्स, जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग यानी कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।